सोचिए, प्राचीन भारत की पहली असली महाशक्ति मगध साम्राज्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल साम्राज्य का पूरा ढांचा आखिर तैयार किसने किया? आज हम हर्यंक वंश की उस रोमांचक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने एक छोटे से राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे केवल एक ही परिवार ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों का पूरा ब्लूप्रिंट खींच दिया। सच कहूं तो ये कोई साधारण इतिहास का पन्ना नहीं है। ये तो मानो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी है जिसमें कूटनीति है, सैन्य नवाचार है और हाँ, सत्ता के लिए अपनों का ही गहरा धोखा भी है। समय के इस पहिए को देखिए। हम बात कर रहे हैं 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व के बीच की, मुश्किल से 125 साल का ये कालखंड। लेकिन इसी छोटे से समय में मगध का इतिहास पूरी तरह बदल गया। बिंबिसार की शांति से लेकर अजातशत्रु के खूनी खेल और फिर अचानक इस वंश के पतन तक, ये कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजगृह से, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तलवार उठाने के बजाय एक बहुत ही शांत और कह सकते हैं एक बेहद स्मार्ट कूटनीतिक रास्ता चुना। युद्ध के मैदान में खून बहाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। तो बिंबिसार ने क्या किया? उन्होंने वैवाहिक संबंधों के जरिए अपने राज्य का विस्तार किया। इसे आप प्राचीन काल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्जर समझ सकते हैं। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था तो उन्होंने बनाई ही, साथ ही गौतम बुद्ध के समकालीन होने के नाते उन्होंने आक्रामकता से ज्यादा शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव को महत्व दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर शांति के बाद एक भयानक तूफान जरूर आता है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ पिता बिंबिसार, जिन्होंने रिश्तों और कूटनीति पर पूरा साम्राज्य खड़ा किया, और दूसरी तरफ उनका बेटा अजातशत्रु, जो युद्ध और ताकत का भूखा था। पीढ़ियों का ये बदलाव वाकई चौंकाने वाला था। और अब यहीं से शुरुआत होती है रक्त और लोह के युग की। 492 ईसा पूर्व में सत्ता की भूख ने अजातशत्रु को इस कदर अंधा कर दिया था कि खैर उसने सिंहासन के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। महत्वाकांक्षा ने यहाँ सारी नैतिक हदें पार कर दी थी। गद्दी पर बैठते ही अजातशत्रु ने राज्य की पूरी रणनीति को 180 डिग्री घुमा दिया। हिंसक तरीके से सत्ता हथियाने के बाद उसका अगला निशाना था शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य, जिसके खिलाफ उसने एक बहुत लंबा और आक्रामक युद्ध छेड़ा। और इसी युद्ध की रणनीति के तहत उसने पाटलिपुत्र यानी आज के पटना को एक सैन्य छावनी के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। अब लिच्छवी जैसे मजबूत दुश्मनों को हराना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो इसके लिए अजातशत्रु ने प्राचीन काल की सबसे खौफनाक सैन्य तकनीक पेश की, रथ मुशल। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बख्तरबंद रथ जिसमें धारदार हथियार लगे हों और जो दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटता चला जाए। ये सच में उस जमाने का एक अभेद्य टैंक था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रथ मुशल के साथ युद्ध के मैदान में एक और तबाही मचाने वाला हथियार उतारा गया, महाशिला कंटक। ये एक विशाल गुलेल जैसी मशीन थी जो दुश्मन की सेना पर बड़े बड़े और भारी पत्थर फेंकने का काम करती थी। इन बिल्कुल नए हथियारों ने मगध की सेना को सचमुच अजेय बना दिया था। इन लगातार युद्धों का असर सिर्फ सीमाओं पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि साम्राज्य का पूरा भूगोल ही शिफ्ट हो रहा था। जो राजगृह कभी बिंबिसार के समय एक मजबूत किले जैसी राजधानी हुआ करता था, अजातशत्रु ने उसे छोड़कर पाटलिपुत्र को अपना मिलिट्री बेस बनाया। और अंत में उसके बेटे उदयन ने इसी पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी घोषित कर दिया। सत्ता का केंद्र हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन इतिहास गवाह है, ताकत का यह नशा हमेशा कायम नहीं रहता। उदयन ने मगध को मजबूत जरूर किया, लेकिन उसके बाद अनिरुद्ध और नागदासक जैसे कमजोर शासक आए, और उनके आते ही ये महान राजवंश ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। और फिर 413 ईसा पूर्व में एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। परेशान आम नागरिकों ने खुद बगावत कर दी और अंतिम अयोग्य राजा नागदासक को सत्ता से उखाड़ फेंका। उसकी जगह शिशुनाग को राजा बना दिया गया। सोचिए, ये नागरिक नेतृत्व वाला तख्ता पलट हमें ये बताता है कि आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी असली ताकत हमेशा जनता के ही हाथों में होती थी। हर्यंक वंश का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन इस एक सदी के शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर जो गहरी छाप छोड़ी है ना,
उसे समझे बिना हम भारत के इतिहास को नहीं समझ सकते। इस राजवंश ने जो नींव रखी, उसी पर आने वाले कई युगों की इमारत खड़ी हुई। जरा ध्यान दे कि इन्होंने क्या कुछ पीछे छोड़ा। इस वंश ने मगध को उस समय की एक बेजोड़ महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, पाटलिपुत्र को मौर्यों जैसे भविष्य के विशाल साम्राज्यों का केंद्र बनाया, और शायद सबसे अहम बात, इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म को शुरुआती दौर में पनपने के लिए एक बेहद सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिला। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये सच में भविष्य के भारत का लॉन्च पैड था। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, यदि उस समय आम नागरिकों ने बगावत करके अंतिम राजा को नहीं हटाया होता, तो क्या प्राचीन भारत के वो महान साम्राज्य कभी उस रूप में उभर पाते जो हम आज पढ़ते हैं? इतिहास के पन्ने कैसे पलट जाते अगर जनता ने समय रहते अपना फैसला नहीं सुनाया होता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।